आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसकी दवाइयों की दुकान थी। दुकान चल नहीं रही थी। उसने सोचा कि मैं चाहता हूँ दवाइयाँ बिकें, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो और आसपास लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो। उसने क्या किया, रात को आकर अपनी दुकान के सामने सड़क पर खड्डे करे और ऊपर मिट्टी डाल दी ताकि किसी को पता ना चले। अगले दिन वो जो चाहता था ऐसा ही हुआ। दुकान के सामने एक्सीडेंट हुआ है, लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं। ये तुरंत अपनी दवाइयाँ लेकर जाता है, सामान इसका बिक जाता है, खुश हो जाता है। साथ में जितने लोग थे सब बोलते हैं थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, इसका नाम भी हो जाता है। अब आप क्या कहेंगे, ये इंसान समझदार था या चालाक, या शायद दोनों, या इविल? बस यही जो दुकानदार है ना, ये अमेरिका है, यही वो कर रहा है। फर्क इतना है कि वो दवाइयां नहीं बल्कि असला और बारूद पूरी दुनिया में बेच रहा है और आपस में सबको लड़वा रहा है और अपना प्रॉफिट करके बाहर हो रहा है। यही अमेरिका की हिस्ट्री रही है। और पीस के नाम पर ट्रंप जब आया था उसने बोला था कि मैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करा दूंगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। आज तक चल रही है ये लड़ाई। तो ईरान और इजराइल की थी, अमेरिका बीच में ये कौन सा पीस है? पाकिस्तान कह रहा था कि ट्रंप को हम नोबेल प्राइज देते हैं, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। पीस देखो, पीस। दरअसल चीजें जो सामने आती हैं हमेशा आंखों में धूल डालने की कोशिश की जाती है। यू हैव टू ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स। बस रियलिटी है, क्योंकि रियलिटी कभी भी सामने नहीं आएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में डीप स्टेट के बारे में बताया था। एक बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ा माफिया है जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर ही बदलना चाहता है, और ये वो कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर कुछ भी ईरान के साथ होता है ना, धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको लग रहा है रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, पेट्रोल डीजल भारत में स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं है, ये बल्कि पूरा का पूरा डीप स्टेट का नेटवर्क है जो कि मिडिल ईस्ट में कभी भी दूसरे किसी और मुल्क को ऊपर उठाना ही नहीं चाहता। इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हैं जो कि हिस्ट्री में गड़े हुए हैं। इराक, 20 मार्च 2003 अमेरिका क्या करता है, इराक में जाता है और वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है। क्यों? अमेरिका कहता है कि यार इराक ना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा है, हम दुनिया में पीस लाना चाहते हैं, इसलिए हम इराक पे हमला कर रहे हैं। हमला कर दिया। बाद में हमला करने के बाद क्या पता चलता है, कोई वहां पर वेपन था ही नहीं, कोई न्यूक्लियर वेपन क्या कुछ था ही नहीं वहां पर। वहां का जो सद्दाम हुसैन, वहां पर जो लीडर था, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट चल रहा था अमेरिका के। इराक के पास क्या था, 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व था इन द वर्ल्ड, अमेरिका के हाथ लग जाता है। इस पूरी की पूरी कहानी के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, इराक में मैसिव इंस्टेबिलिटी होती है। और इराक का मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि वहां पर कोई कंट्रोल करने के लिए पावर नहीं थी। लोग थे, क्या करें, लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं। और यही वक्त था जब आईसिस का पहली बार बनना शुरू होता है। और अगर आप लिंक कर पाए, इसी वजह से आईसिस हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट है। यहां से शुरू हुआ, हर जगह लड़ाइयां करवाकर खुद बोलना हम तो पीस लाना चाहते थे। और ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत एग्जांपल है। 2011 लिबिया, मुअम्मर गद्दाफी लिबिया के डिक्टेटर थे। गद्दाफी को 19 मार्च 2011 अमेरिका ने ही प्रोमिनेंटली वहां पर अटैक करवाया। लिबिया में डायरेक्टली अटैक नहीं था, जो रेबल ग्रुप से वहां पर फंडिंग दी, वहां पर लड़ाई करवाई, वहां का जो डिक्टेटर था उसको हटवा दिया, सत्ता बदल दी। रिसेंटली अभी 2024 दिसंबर सीरिया के अंदर सेम चीज की गई। क्या हुआ, बशर अल असाद ईयर 2000 से वो सीरिया में रूल कर रहे थे, बाहर निकलवाया। अहमद अल शारा इसको अंदर लेकर आए। सीरिया के साथ जितने भी सैंक्शंस थे हटवा दिए। अमेरिका कहता हम तो दोस्त बन गए। और अभी जब सऊदी अरेबिया में ट्रंप गए थे, वहां पर ट्रंप मेट अहमद अल शारा, द न्यू रूलर ऑफ सीरिया। अगर आप लिंक करें, ध्यान से सोचें, बांग्लादेश में क्या हुआ, अमेरिका तो कहता था ना प्रोटेक्शन देगा, वहां पर सिविल राइट्स हुए, वहां पर एकदम से जो आप खुद सोचो ना, किसी देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इतना दबाव बन गया एकदम से कि वो उड़ के चली गई। आपको लिंक समझ आ रहा है? जहां पर अमेरिका चाहता है वो अपना सिक्का उछाल देता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुअम्मर गद्दाफी। सितंबर 23, 2009 गद्दाफी 2009 पार्लियामेंट यूएन में एक स्पीच देता है, बहुत बड़ा क्लेम करता है। गद्दाफी ये कहता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 1963 में उनको असैसिनेट किया गया था। खुद सोच के देखो, खुलेआम अमेरिका के राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी 1963। गद्दाफी 2009 में बोलता है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ था। बहुत बड़ी बात है। गद्दाफी ये कहता है, ये प्रूव मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, इसको मारा था इजराइल ने। क्यों मारा था? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रैंडमली, इस वक्त ईरान क्या बोल रहा है? हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, राइट? बोल नहीं रहा, पर पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका ने क्यों अटैक किया ईरान पे? क्योंकि अमेरिका ये बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और पूरी दुनिया के लिए वो थ्रेट है, राइट? ये बोल रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब तो किसी भी देश को बनाने का अलाउंस नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग अमेरिका। पर अमेरिका ने तो बनाया क्या? उन्होंने तो हिरोशिमा नागासाकी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बट एनीवेज, 1963 में जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा था कि जो इजराइल है ना, वो चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। 1955 से बताया जाता है कि इजराइल ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया था। 1963 में जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसके हम इंस्पेक्शन करेंगे। 1963 में कहा और 1963 में ही असैसिनेशन किया गया। तो क्या गद्दाफी सही बोल रहे हैं? अगर ये सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के पास इतनी पावर थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को निहत्थे गोली मरवा दी, ब्रॉड डे लाइट में गाड़ी में उड़वा दिया। तो अगर उस वक्त इजराइल का इसमें हिस्सा था, इसमें इजराइल का हाथ था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इस अटैक के पीछे, जो कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में किया, इजराइल का हाथ ना हो। डीप स्टेट की हमने बात की थी। अगर मैं कहूं कि डीप स्टेट के नेटवर्क से, जिसमें जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, तब इजराइल ने इंटेल के साथ साथ करोड़ों रुपए खर्चे ताकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और यह डील तभी साइन हो गई। तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज। दूसरी थ्योरी जो बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है चाइना। लोग बहुत बड़ा एक ये इसको समझ नहीं रहे, और इसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब आप ये समझिए, सबसे पहले जो इंडिया है, इंडिया के साथ चाइना हमेशा एक सेंसिटिव सिचुएशन में रहा है। चाइना एक वर्ल्ड पावर बनने की तरफ जा रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर आप देखेंगे, चाइना और ट्रंप का रिसेंटली ट्रेड में एक वॉर हुआ था, राइट? अभी ट्रंप टैरिफ की ट्रेड वॉर चली थी, जिसमें देखा, ट्रंप ने बोला भाई हम तुम पे 100% टैक्स लगाएंगे, चाइना ने बोला हम भी 100% लगाएंगे, उसके बाद अमेरिका ने बोला 145% लगाएंगे। तो एक ट्रेड वॉर चल रही थी जिसमें दोनों तरफ से खटास बन गई थी कि भैया चाइना अगेंस्ट जा रहा है कि भैया हम तुमसे दबेंगे नहीं, अमेरिका कह रहा है हम तो दबेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, या तो प्रॉफिट, या दूसरी बात मैंने आपको कही थी, दूसरा इंसान वर्ल्ड पावर, मतलब मैं वर्ल्ड लीडर बनना चाहता हूं, जिसमें चाइना भी आता है और अमेरिका भी आता है। अमेरिका कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, चाइना ने बोला मैं नहीं झुकूंगा। अमेरिका शुरू से ये चाहता था कि चाइना तो झुकने वाला नहीं है, इनके इकोनॉमिक्स को तोड़ो, यानी इनके जितने भी पार्टनर्स हैं, इनके जितने भी इकोनॉमिक ट्रेड रूट्स हैं, उनको तोड़ो। और उसमें ईरान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? चाइना ने ईरान में 2005 से 2019 तक एनर्जी, केमिकल, मेटल्स में इन्वेस्ट किया, वर्थ $27 बिलियन। चाइना ईरान से तेल भी इंपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि ईरान चाइना को डिस्काउंटेड प्राइसेस देता है। और ईरान और यूएस ऑब्वियसली अगेंस्ट है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, राइट? तो चाइना ने बोला यूएस मेरा भी दुश्मन है, ईरान बोल रहा है मेरा भी दुश्मन है, चाइना और ईरान ने दोस्ती कर ली। तो अगर ईरान को कुछ भी होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है यहां पर चाइना को, जो कि अमेरिका कई सालों से चाह रहा है, और वो यही चाह रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये भी प्रेडिक्शन है कि चाइना के इकोनॉमी पे किस तरह से अटैक किया जाएगा, चाइना को फोर्स किया जाएगा वॉर फ्रंट्स पे जाने के लिए, जैसे रशिया और यूक्रेन में हो रहा है। लड़ो, डिफेंस तो अमेरिका का मजबूत हो ही रहा है ना,
लड़ते रहो, मरते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसी तरीके से चाइना को भी फोर्स किया जाएगा इनडायरेक्टली लड़ने के लिए, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए इस वक्त इंडिया को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभी चाइना की इकोनॉमी भी देखेंगे, 30% जो रियल एस्टेट है चाइना की इकोनॉमी में, रियल एस्टेट कह रहे हैं कि डेड पड़ा है। 30% जो चाइना की पूरी इकोनॉमी, 30% उसमें से रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट डेड पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है चाइना में, वो टैरिफ के बाद वैसे ही चाइना रिस्क में था। अब आप सोच के देखो, हर तरीके से चाइना पर अटैक किया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली ये जो अटैक है, ये अटैक ईरान पे नहीं बल्कि चाइना पे था, ताकि उसके ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब किए जाएं और चाइना को आगे बढ़ने से रोका जाए। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये पूरा का पूरा अटैक किया गया, और जिस तरह से ये अटैक किया गया, ईरान भी उतने ही दम से बाहर आ रहा है। कैसे? एक मोटी मोटी बात समझ लो, पूरी दुनिया आपस में धंधा कर रही है, ठीक? कैसे? हर देश के पास सब कुछ तो है नहीं, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो कुछ देश के पास सेमीकंडक्टर्स है, कुछ देश के पास ऑयल है, कुछ देश के पास नहीं है। तो हर देश आपस के साथ एक ट्रेड करता है, राइट? अब ट्रेड करने के लिए सीधी सी बात है, शिप से बहुत सारा सामान जाता है, समुद्र से बहुत सारा सामान शिप होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक भी जगह अगर कुछ भी इशू होता है तो वो पूरा का पूरा ट्रेड रूट इफेक्ट हो जाता है। यानी अगर ईरान में कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया में वो ट्रेड रूट इफेक्ट होगा। कैसे, वो बताता हूं। सबसे पहले हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कौन सा देश किसके साथ है। ईरान के अगेंस्ट कौन से देश हैं? अभी यूएन में वोट होगा ना, देखना। ईरान के अगेंस्ट यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक है ना, ये तो हमेशा अमेरिका के तलवे चाटता है। अगर अमेरिका ने जो बोला उसी वक्त ब्रिटिश पीएम भी वही बोलेगा। अमेरिका ने जो बोला, फ्रांस, हर जगह वही चीज़ बोलेंगे। कनाडा तो पीछे पीछे चलता है। ये वेस्टर्न ब्लॉक हो गया जो कि ईरान के अगेंस्ट है। मिडिल ईस्ट में कौन से देश ईरान के अगेंस्ट हैं? ऑब्वियसली इजराइल तो बहुत बड़ा अगेंस्ट है ईरान के साथ, जो लड़ाई चली रही है। ईरान के अगेंस्ट है सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन और बहरीन। सोच के देखो, मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश के अगेंस्ट है। ईरान भी मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, ये ईरान के अगेंस्ट है। अभी ट्रंप ने, अगर आपको याद हो, सऊदी अरेबिया, कतर के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की है। यूएस और सऊदी अरेबिया साथ में है। सऊदी अरेबिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को क्यों नहीं कर रहा? सोचने वाली बात है। मुस्लिम देश तो आपस में कभी अगेंस्ट नहीं होते। इनकी आपस में एनिमिटी कई सालों से चलती आ रही है। क्या? मुस्लिम के अंदर दो कम्युनिटीज होती हैं, सुन्नी और शिया, और यही चीज़ यहाँ पर चल रही है। जो ईरान है, ईरान में शिया मेजॉरिटी है। ये जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी है। आपस में ये लोग इसी वजह से लड़ते रहते हैं, बहुत बड़ी वजह। अब ईरान के सपोर्ट में कौन से देश आते हैं? ईरान के सपोर्ट में आता है, उसके बिल्कुल साथ में है सीरिया, लेबनान, यमन, ये हूती इनके बिल्कुल फेवर में है। अब जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाएगा अगर वर्ल्ड वॉर की आप बात करें, तो वो है रशिया और चाइना। मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया। चाइना हमेशा इधर ईरान के साथ खड़ा रहा है। चाइना तो है ही है। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, ट्विटर पर प्रॉपरली लिखा है कि ये जो अमेरिका ने अटैक किया है, वहाँ पर गैस लीक क्यों नहीं हुई? अगर ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर यूरेनियम है, वहाँ पर अगर आप बॉम्ब फोड़ोगे तो जो गैस लीक होगी उससे तो बहुत से लोगों को मरना चाहिए ना, पर वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया कि वहाँ पर अटैक ढंग से हुआ है? अगर हुआ है तो ये जो गैस है लीक क्यों नहीं हुई? वहाँ पर आसपास लोगों को कुछ हुआ क्यों नहीं? आप खुद सोचो ना, अगर वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बन रहा है और वहाँ पर कह रहे हैं 70-80% काम हो चुका था, तो अगर वहाँ से कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ जिससे कि वहाँ पे आम लोगों को कुछ हुआ है। जो वहाँ पर उन्होंने जो हवा है, वहाँ पर हवा को भी मेजर किया, कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने तो सबसे पहले सवाल कर लिया कि क्या ईरान वहाँ से अपनी जो इक्विपमेंट्स है उसको लेकर चला गया, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस वहाँ पर आई कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो बहुत हेविली हुई है। और वो कैसे हुई है, कौन से जहाज, मिलिट्री एसेट्स अमेरिका ने यूज़ किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तस्वीरें तो आई हैं कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, पर वहाँ पर लीकेज क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं हो सकता है बाद में भी हो, जो कि अभी हमें देखना है। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने उससे बड़ी बात ये कही है, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और जितने देश हैं वो अगेंस्ट है उसके, राइट?
रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं तो अभी जो कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज एड बताए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से देश हैं जो कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं। दोबारा सुनो, वो कह रहे हैं बहुत से देश हैं जो कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं। दरअसल क्या है था कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। रशिया, चाइना, जितने देश हैं ये चाहते हैं कि यार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए ताकि अमेरिका डरा रहे, और यही रशिया चाहता है, यही चाइना चाहता है। बट अमेरिका ऑन द अदर हैंड ये नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता किसी से डरना, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश उनके अगेंस्ट आए। उनको पता है कि ईरान के साथ रशिया खड़ा है, उसको पता है ईरान के साथ चाइना खड़ा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना पावरफुल हो। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया पावरफुल हो। तो इजराइल तो बस एक मानो ब्लॉक है, बस चढ़ के अपना फायदा देखना है। एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना देखना है। इजराइल के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिका उसके बिहाफ पे लड़ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है ऑलरेडी इजराइल में। इजराइल भी अपना इंटेल भेज रहा है वहां पे, उनका तो अपना सही चल रहा है। इजराइल विन विन सिचुएशन, अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन। प्रॉब्लम तो आ रही है सर रशिया में, प्रॉब्लम तो आएगी चाइना में। उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। अब ये जो देश मैंने आपको बताए, अब इन देश के अंदर किस तरह से ये वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के लिए बनेंगे, कैसे। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे लड़ाई के मैट्रिक को समझ लेते हैं। फोर्डो, नटैंस और इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि ईरान में अटैक की गई अमेरिका द्वारा। कैसे, अब आप समझ लो, ये 3 अलग अलग लोकेशंस थी। फोर्डो को बताया जाता है बहुत ज़्यादा माउंटेन्स के अंदर बनाया गई थी ये साइट को। नटैंस, ये भी ईरान के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बाहर नहीं है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन में ये सारी जगह। इस्फहान भी ऐसी जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि thousands ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स वर एम्प्लॉयड ईरान द्वारा। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था मिडनाइट हैमर। आपको समझना चाहिए कि जब हम बोलते हैं एक न्यूक्लियर प्लांट कैसे होता है, ये सब बहुत बेसिक, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बट यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। होता क्या है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है ना, इसके लिए यूरेनियम यूज किया जाता है। कैसे, नेचुरल यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम जैसे सोचो, धरती है, धरती को हमने खोदा, उसमें से हमने पत्थर निकाला, हाँ हमें यूरेनियम मिल गया, यूरेनियम का एक पत्थर मिल गया, ठीक। अब उस पत्थर को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, केमिकल्स डाल के उस पत्थर को, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिला उसको गैस में बनाया। वो गैस कौन सी होती है, UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। UF6 गैस में उस पत्थर को कन्वर्ट किया गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो UF6 है इसको स्पिन किया जाता है। समझो UF6 गैस बन गई, गैस को एक मशीन में डाला गया। अब उस मशीन को ऐसे बहुत जल्दी घुमाया जा रहा है, स्पिन किया जा रहा है। अब क्या होगा, अब इस गैस को हजारों बार, कई महीने तक ऐसा स्पिन किया जाता है। उसके बाद वो गैस फिल्टर हो जाती है और उस गैस में से हमें जो चाहिए था वो मिलता है और जो वेस्ट है वो निकल जाता है। हमें क्या चाहिए था, हमें उस UF6 गैस से हमें स्पिन करके हमने क्या निकाला, U235 मॉलिक्यूल। क्या, U235 मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो घुमाने वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, U235। ये जो U235 है, ये जो गैस बन गई, इसको फिर बाद में सॉलिडिफाई करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाया जाता है। अब ऑब्वियसली जो भी बनाएगा उसको पता है कि भाई अमेरिका कभी बना नहीं देगा, इजराइल अटैक करेगा, तो इसलिए ये जो फोर्ट था मैं आपको बताया, पहाड़ों के बीच में बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि ऊपर ही बना दिया, बंकर्स में, डीप इनसाइड द अर्थ, ये खोद के अंदर जाते हैं और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कोई भी एरियल अटैक्स हो किसी को पता ना लग सके। इस तरह से ये जो साइट्स हैं यहाँ पर काम किया जा रहा था। टू बी स्पेसिफिक, ये जो नटैंस और फोर्डो थे, ये दोनों न्यूक्लियर साइट्स में ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर ये स्पिनिंग का प्रोसेस हो रहा था। अब क्या हुआ, अमेरिका ने ये सोचा कि अब 22 जून को, यानी रात को उन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। नाम मैंने आपको बताया, मिशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने 125 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेजे। एयरक्राफ्ट भेजने का मतलब दुनिया को बेवकूफ़ बनाना। बहुत लोग कह रहे थे यार अमेरिका के जहाज़ आ रहे हैं,
4 वहां से भेजे, 4 वहां से भेजे, 5 वहां से भेजे, 5 वहां से भेजे, पर अटैक कौन सा करेगा किसी को नहीं पता। सिर्फ घुमाने के लिए ज्यादा एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं, बट इन रियलिटी जो एक्शन में मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमेरिका द्वारा यूज किए गए उनका नाम था B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये मिलिट्री के पूरी दुनिया के सबसे हाईटेक मिलिट्री जहाज यूज किए गए। ये एक जहाज की कीमत $2 बिलियन बताई जाती है। ये इतने पावरफुल एयरक्राफ्ट्स हैं कि रडार भी इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसमें बताया जाता है कि आपको फ्यूलिंग के लिए कहीं पे रुकना नहीं पड़ता, मिड एयर यानी हवा में ही इसमें फ्यूलिंग कर दी जाती है। बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है। अब ये एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर घुसा, रडार तो पकड़ नहीं पाता, इतने इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये अपने साथ किस तरह के बॉम्ब्स कैरी कर रहे थे, बस कहने के लिए बॉम्ब बोल रहा हूं। इस बॉम्ब को क्या कहते हैं? GBU 57AB, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसको MOP कहा जाता है। आप समझ लो ये वो जहाज है, बॉम्बर जहाज है, उससे एक MOP है का। अभी जो मैंने आपको MOP बोला, MOP को आप अगर मैं शॉर्ट में लेमन लैंग्वेज में बोलूं, MOP एक बॉम्ब है, ठीक। अभी जो बॉम्ब है इसकी खासियत क्या है? ये 200 फीट तक अंदर जा सकता है और उसके बाद जहां पर इन्होंने डेजिग्नेट किया है उसको वहां पर फट सकता है। आप सोचो मैंने 150 फीट पे कोई मेरी चीज है, ऊपर जहाज आता है, 150 फीट अंदर गया, एग्जैक्टली वहां पे जाके फट गया। इस प्रिसिजन के साथ इस एयरक्राफ्ट ने काम किया। 7 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर जहाज यूज किए गए, जिसमें 14 MOP यूज किए गए। 12 MOP बॉम्ब्स फोर्दो में और 2 बॉम्ब्स नतान्ज में यूज किए गए। जो तीसरी साइट थी इस्फहान, वो यहां पर ये वाले MOP को यूज नहीं किया गया, यहां पर और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। क्या? क्रूज मिसाइल्स। नाम क्या है? टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स। यहां पे तो 2 जहाज चले गए इन 2 साइट्स में ईरान में। जो तीसरी साइट है इस्फहान, यहां पर यूएस की नेवी सबमरीन्स, जिनका नाम है US फ्लोरिडा और US जॉर्जिया, इन्होंने पानी के अंदर से मिसाइल्स को लॉन्च किया है। इसको जस्ट प्रोसेस इट, कितनी एडवांस्ड ये मशीनरी है। दिस इज वर्ल्ड वॉर। आप सोच के देखिए कि कितने एडवांस तरीके से अटैक किया जा रहा है। यूएस की सबमरीन्स इंटरनेशनल वाटर में थी, जो कि ईरान से कुछ दूरी पे थी। अब ये जो सबमरीन है ये पानी के अंदर है, हवा में नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा पायलट उड़ा के नहीं आ रहा। पानी के अंदर ये सबमरीन्स थी। पानी के अंदर से ही इन मिसाइल्स को दागा गया। मिसाइल्स पानी से ऊपर आती हैं, एयर स्पेस में जाती हैं, और माइंड यू कोई पायलट नहीं है। 1000 किलोमीटर सबमरीन ने अंदर से डाला, 1000 किलोमीटर एयर स्पेस से जाती हैं, ईरान की इस्फहान इस न्यूक्लियर साइट पे जाके फट जाती है। इतनी एडवांस्ड ये मिसाइल्स थी। इसके बारे में क्या पता चलता है? इसकी कॉस्ट $2 से $3 बिलियन के बीच में है। ये जो सबमरीन है 154 मिसाइल्स कैरी कर सकती है। ये जो सबमरीन है 3 महीने के लिए पानी के अंदर सबमर्ज रह सकती है। इसके अंदर 150 सेलर्स होते हैं, 66 स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, और ये भी अनडिटेक्टेबल होते हैं। कोई बता ही नहीं सकता सबमरीन्स कहाँ है, छुपा है, पता ही नहीं लग सकता। इतनी पावरफुल सबमरीन्स यूएस यूज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया पे अगर ईरान के साथ कुछ होता है कैसा इफेक्ट आता है, पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट आ सकता है, और ईरान किस वजह से पूरी दुनिया को धमका रहा है, स्पेशली अमेरिका। याद कर लेना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आई रिपीट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? बेसिकली आप समझ लो कि बिल्कुल देसी बात में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पैसेज है, पानी का पैसेज है जहां से शिप्स जाती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसको मैं फिल्टर करके बता देता हूँ। नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हो गया, तसल्ली मिल गई, ठीक है। इसको बताया जाता है दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई यहां से पास होता है, यानी 17 मिलियन बैरल पर डे ऑयल यहां से पास होता है। पूरी दुनिया का 20% तेल, यानी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
अब ये ईरान के कंट्रोल में आता है ये वाला पार्ट। ईरान बोल रहा है कि ये जो तुमने किया ना अमेरिका, हम बंद कर देंगे इसको, कर लो ट्रेड। ईरान ये कह रहा है कि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल ग्लोबल इन्फ्लेशन होगी और ऑब्वियसली बात है ट्रेड रूट भी डिसरप्ट होंगे। सिंपल सी बात है ना, ईरान के आसपास जितने भी देश, हमारे सऊदी अरेबिया से भी तेल आ रहा था तो वो भी डिसरप्ट हो गया, वो तेल बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो सऊदी अरेबिया सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके आसपास जितने भी देश जुड़े हुए हैं उस पट्टी से, वो सब इफेक्ट होते हैं और वो ट्रेड डिसरप्ट हो जाता है। इंडिया में 40% क्रूड ऑयल, 50% नेचुरल गैस इस रूट से आती है। हम बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं इस एरिया में? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये हमें ऑयल और गैस भेज रही है। और अगर ये ऐसा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कुछ भी इफेक्ट होता है, भारत में डायरेक्टली इफेक्ट बनेगा। फ्यूल प्राइसेस भारत में ऊपर जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, फूड, ट्रांसपोर्ट, सीधी सी बात है यार, अगर तेल महंगा होगा, जो आपके जोमेटो, जेप्टो, जितने भी लोग भाई ऑब्वियसली बात है बाइक्स में ट्रैवल करें, सब कुछ एक्सपेंसिव होगा, ग्रोसरी महंगा हो सकता है, रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिर सकता है। तो अगर ईरान को कुछ होता है, भारत को डायरेक्टली ये चीज़ इफेक्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने, ये तो ट्रेड की बात है, भारत ने एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, $200 मिलियन हमने इन्वेस्ट किया है। ये पोर्ट हमने ईरान में बनवाया अपने पैसे से, हमारे सबके टैक्स के पैसे लगे हैं भाई इस पोर्ट को बनाने के लिए। क्या ज़रूरत थी बनाने के लिए? भाई पाकिस्तान बैठा है ना। हम जब ट्रेड कर रहे थे, जब भी हम पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान करने नहीं देता, हरकतें करता है। तो हमने क्या किया, हमने और अपने ऑप्शंस डेवलप करना शुरू किया। हर देश करता है, ताकि हम ट्रेड ईजिली कर सके, हम पाकिस्तान पर डिपेंडेंट ना हो। इससे इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का। इस पोर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो भी वेन में जाएगी, कॉरिडोर बनते हैं। सिर्फ ये नहीं है, ईरान के आगे भी तो हमें बिजनेस करना है। हमने एक INSTC, एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनवाया है, जिसमें कैसे, इंडिया से ईरान, ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से रशिया। अब मानो मुझे रशिया को सामान डायरेक्टली उनके साथ ट्रेड करना है, इसके बीच में ईरान भी आता है इस कॉरिडोर में। इस ट्रेड रूल ये वाइटल है हमारे लिए। ईरान की बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। काफ़ी सारे जो हमारे स्पाई एजेंसीज हैं, ये अंडर द टेबल इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारी एजेंसीज ईरान में रहकर पाकिस्तान पर भी स्पाई करती हैं। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। डायरेक्टली हम बाईपास करते हैं पाकिस्तान को, ईरान की वजह से एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रेड को, काउंटर कर रहे हैं चाइना को, रीजनल सिक्योरिटी मिल रही है, ऑयल गैस की तो बात हो चुकी है। इसके अलावा अगर ईरान में कुछ भी होता है, ईरान के जो आम लोग हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, ईरान के साथ तो पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान के बाद भारत आ गया, कहाँ पे रखोगे लोगों को? बांग्लादेश के बाद तो हमने देख लिया, इतनी जगह ही नहीं है देश में, कितना कुछ होता है जब बाहर से लोग आते हैं। तो ये रेफ्यूजीज़ को भारत क्या अफोर्ड कर सकता है? जो वहाँ के टेरर ग्रुप्स हैं वो बाद में हट जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? अमेरिका तो निकल जाएगा, इजराइल तो सब साइड में हो गए। इन शॉर्ट, सीधी बात, ये पार्ट है। एक रेड सी का भी टॉपिक है। जितने भी यमन में लोग हैं जो यहूदी हैं, वो ईरान के सपोर्ट में हैं, वो सीधा बोल रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, जो ये जो पैसेज है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ पर जैसे एक एरिया है, वैसे ही रेड सी में एक पैसेज है जहाँ पर बहुत सारा बिजनेस होता है। ये बताया जाता है जो रेड सी है, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, फूड, ऑयल इस जोन से पास होता है। अब ये जो रेड सी है, इसमें एक इलाका है जो कि यमन के यहूदियों के कंट्रोल में आता है। जो यमन है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है ईरान को। ये डायरेक्टली थ्रेट बोल रहे हैं अमेरिका को कि भाई हम सिर्फ ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं करेंगे भैया, हम यहाँ पर रेड सी पर भी अटैक करेंगे, संभाल लेना पर। तो एक तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है अगर कुछ भी 1921 होता है। रशिया, चाइना अगेंस्ट US, बहुत चीज़ें हैं। इंडिया कांट अफोर्ड टू लूज भाई, वी कांट, ना ही हम इधर अगेंस्ट जा सकते हैं, ना ही हम उधर अगेंस्ट जा सकते हैं। इजराइल हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, सबको पता है। इजराइल हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर, अलाय है, दोस्त है। ऑपरेशन दूर में भी इजराइल हमारे लिए खड़ा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इजराइल को तो हम कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से ईरान भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वी कांट अफोर्ड टू लूज ईरान एज वेल। इसीलिए UN में आप देखेंगे जितने मैंने आपको फॉर अगेंस्ट जो भी ईरान के देश बताए हैं, सब यस नो करेंगे। भारत कभी भी अपना वोट यहाँ पर नहीं कर सकता। वी विल एब्सटेन द वोट। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली ईरान में होगा कुछ नहीं, जो इराक में हुआ है, जो सीरिया में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, तख्ता पलट होगा। अमेरिका का तोता ईरान में बिठाया जाएगा। बहुत कोशिश करते हैं ऐसा कंटेंट लाने के लिए, मेहनत करते हैं ऐसी रिसर्च करने के लिए। हर बार की तरह सिर्फ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए नहीं, आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने के लिए। आपके इस पर क्या विचार हैं, क्या
वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर आपका सोचना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।